नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में लगभग 26 करोड़ की लागत की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बशीधर भगत के साथ ही कई विधायक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब चमोली में आई आपदा पर विपक्ष के आरोपों को लेकर सवाल किया गया तो मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि विपक्ष को चमोली में आई आपदा पर बिल्कुल भी बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि जब केदारनाथ में आपदा आई थी तो कांग्रेस के नेता उस समय विदेश में थे और कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने नेताओं की फोटो को दिल्ली में लड्डू खिला रहे थे। इसलिए विपक्ष को सवाल करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि उत्तराखंड में आपदा से कैसे निपटा जाए, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और राज्य सरकार इस दिशा में ठोस कदम भी उठा रही है। आपदा जैसे मामलों पर राज्य के कई बड़े इंस्टीट्यूट और विश्वविद्यालय भी शोध कर रहे हैं। इसलिए इसके साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है जहां जमीन से संबंधित मामलों पर महिला भी अपने पति के साथ सह खातेदारी होगी। इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि महिला खातेदार होने के नाते बैंकों से ऋण ले सकती हैं। इससे पहले ये व्यवस्था उत्तराखंड में नहीं थी, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त होने में काफी दिक्कतें आ रही थी। ताजी केदारनाथ की आपदा हुई थी। ये अपने नेता तो उनके विदेश में थे, लेकिन दिल्ली में जाके उनके फोटो को लड्डू खिला रहे थे और 3 दिन तक इनको ये होश ही नहीं था कि उत्तराखंड में क्या हो गया है। तो उनके पूछने का अधिकार ही नहीं है, उनका अधिकार समाप्त है। इसरो है, ISRS है, इसके लिए वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है। तमाम ऐसी संस्थाएं हमारे पास, हमारे विश्वविद्यालय में अनेक प्रोफेसर हैं जो इस पर लगातार काम कर रहे हैं। और अभी हम लोगों ने स्टेट की ओर से भी हमने इसके लिए एक कमेटी बनाई है। प्राकृतिक आपदा है, लेकिन हाँ, आपदा के प्रभाव को हम कैसे कम कर सकते हैं, ये बड़ा विषय है। आज IT का युग है और ये तमाम तरह के जो वैज्ञानिकों से राय करके और ऐसे कुछ सिस्टम की अर्ली वार्निंग सिस्टम उसको डेवलप करने का प्रयास हो रहा है। और आपको मैं बता दूं कि देश में सबसे पहले ये जो आपदा प्रबंधन विभाग अलग से बनाया गया, मंत्रालय बनाया गया, विभाग तो पहले से था, मंत्रालय जो बनाया गया सबसे पहले उत्तराखंड ने बनाया है। और आज जो उत्तराखंड की SDRF है वो देश में नंबर 1 है। गैरसैंण में 1 मार्च से होने वाले बजट सत्र को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश की जनता से जो वादे राज्य सरकार ने किए थे वह उसको पूरा भी करेगा। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष भी गैरसैंण बजट सत्र शुरू हुआ था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण सत्र अंतिम 2 दिन गैरसैंण के बजाय देहरादून में करना पड़ा था। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है और उसके विकास के लिए राज्य सरकार से जितना ज्यादा हो पाएगा वे अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ये बात मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने 2 दिवसीय हल्द्वानी के दौरे के दौरान कही। अपने दौरे के दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया। नहीं, ऐसा नहीं है। पिछला बजट भी गैरसैंण में ही हुआ था, लेकिन कोविड के कारण जो अंतिम 2 दिन थे, हमको मध्य सत्र में निर्णय लेना पड़ा कि उसको देहरादून में करना चाहिए। और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, इसलिए ये ग्रीष्मकालीन जो हमारा सत्र है वो वहाँ पर हम कर रहे हैं और जो बजट सत्र है वो वहाँ पर संपन्न होगा। मैं समझता हूँ कि प्रदेश की जनता और जनता से जो वायदा हमने किया था उसको हम पूरा कर रहे हैं। देखिए, कार्यकर्ताओं ने अपने सुझाव रिटर्न में दिए हैं जी, और उन सुझावों पर अध्ययन करके और आगे की रणनीति बनाई जाएगी।
हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ 2021 को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। वहीं राज्य सरकार ने अब ये भी स्पष्ट कर दिया है कि महाकुंभ मात्र 30 दिन का ही होगा, यानी कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा, जिसकी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए प्रशासन जुटा हुआ है। वहीं मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने बताया है कि महाकुंभ की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा जो गाइडलाइन भेजी गई थी उसके अनुसार कुंभ के दिनों को कम करने की बात कही गई थी। लिहाजा राज्य सरकार ने 30 दिन का महाकुंभ कराने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि महाकुंभ के दौरान कोई भी स्पेशल ट्रेन नहीं चलाई जाएगी। इस बाबत मुख्य सचिव की ओर से रेलवे मंत्रालय को पत्र भी भेजा गया था, जिस पर सहमति बन गई है। इसके साथ ही कोई भी अतिरिक्त बस महाकुंभ में नहीं लगाई जाएगी। अगर कोई भी बस लगाई जाती है तो उससे पहले उत्तराखंड सरकार को परमिशन या फिर उनसे परमिशन लेने का भी ये हक जो है वो अनिवार्य होगा। और सरकार के इस फैसले पर अब विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, क्योंकि कांग्रेस के उप नेता प्रतिपक्ष करण मेहरा की माने तो सरकार लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रही है। कोरोना के नाम पर कुंभ की अवधि कम की जा रही है, जबकि अवधि कम करने से कुंभ में भीड़ बढ़ेगी और कोरोना संक्रमण और ज्यादा फैल सकता है। उन्होंने कुंभ की अवधि कम करने से सरकार के फैसले को गलत करार दिया है। स्थिति स्पष्ट है, कुंभ का पीरियड जो है वो कम कर दिया गया है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिए थे कि कुंभ का पीरियड कम किया जाए। तो कुंभ का पीरियड 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कर दिया गया। ट्रेनों के संचालन के लिए स्पष्ट किया गया कि कोई विशेष ट्रेन आप नहीं चलाएंगे, और जो मुख्य स्नान दिवस है, जब शाही स्नान होते हैं, तो उसमें भी रिक्वेस्ट की गई है कि ट्रेन सब ना चलाएं, लेकिन इवैक्यूएशन के लिए ट्रेन रखें, बाहर जाने के लिए ट्रेन रखें। ये रेलवे मंत्रालय से अनुरोध किया गया। बसों के संचालन को लेकर यही स्थिति है कि आप नई बसें जो हैं वो बिना उत्तराखंड सरकार की अनुमति की नहीं चलाएंगे। और रेलवे से ये भी अनुरोध किया गया कि जो भी आएंगे वो उनका टेस्ट कर लें कि वो कोविड नेगेटिव है। निश्चित ही देखिए, मैं पहले भी कह चुका कि कुंभ का अवधि बढ़ानी चाहिए थी, क्योंकि कई वर्षों की प्रतीक्षा के बाद धर्मावलंबी जो हैं, हमारे लोग जो हैं, वो उसमें आने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। और कोरोना में भीड़ से ही संकट है। मेरा ये मानना है कि जहाँ जमावड़ा ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा जमा होते हैं, उससे दिक्कत होती है। तो समयावधि कम करने के बदले बढ़ाई जानी चाहिए थी। और ये आवश्यक था कि अगर समय बढ़ता तो लोगों को समय दिया जाता कि भाई इतने लोग एक दिन के अंदर प्रवेश करेंगे, तो आराम से लोग आते और भीड़ भाड़ भी, प्रशासन के लिए भी परेशानियां नहीं होती, और अधिक से अधिक लोग जो है कुंभ का आनंद ले सकते थे। इतना पैसा सरकार खर्च कर रही कुंभ को अरेंज करने के लिए, उसका भी सदुपयोग हो पाता और धर्म को मानने वाले लोगों की आस्था को भी बल मिलता। उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग पहले ही बदहाली के आंसू रो रहा है, लेकिन राजधानी देहरादून की बात करें तो देहरादून के गांधी अस्पताल में दूर दराज से मरीज आते हैं, लेकिन डॉक्टरों के समय पर ना पहुंचने के कारण मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उत्तराखंड सरकार भले ही स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करती हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ हो रही है। वहीं अस्पताल प्रशासन का इस मामले में क्या कुछ कहना है, आइए देखते हैं। नहीं, ऐसा है कि हम आज कोई भी नोटिस जारी नहीं करेंगे। वो इसलिए कि हमारे जो चिकित्सक हैं डॉक्टर पांडे, वो स्टेट जो आई इनका जो सेक्शन है ट्रांसप्लांट, उसमें जो है इंस्पेक्शन कर रहे हैं आज। जो दिल्ली से टीम आई हुई है उसके साथ महंत इंद्रेश और दृष्टि आई सेंटर, और तीसरे नंबर पे है महात्मा गांधी आई शताब्दी। तो अब उनका नंबर यहाँ आना है उनको। उस आई बैंक स्थापित करना है हमको यहाँ पे। तो आई बैंक के में जो हमें नोडल ऑफिसर हमें बनाया है वो है डॉक्टर चिराग बहुगुणा। चिराग बहुगुणा जो थे अभी छुट्टी में थे, उनके घर में कोई शादी विवाह था, तो आज हमने उनको फिर भी बुलाया है, क्योंकि इंस्पेक्शन होना है आई बैंक का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारी एक चिकित्सक जो हैं डॉक्टर स्वाति शर्मा, वो मौजूद हैं अपनी ओपीडी में और मरीज देख रही हैं। तो शायद किन्हीं कारणवश कुछ ऐसा हुआ कि मरीजों को ये पता नहीं चल पाया कि वो अपने कमरे में बैठी हुई हैं और वो दूसरे कमरे में लाइन लगा करके खड़े हुए थे। अब वो आंखें बनवाना है सास की। किस समय आते हैं? अभी 9 बजे से आए हुए हैं। तो क्या डॉक्टर आ गए हैं? नहीं, अभी तो कोई नहीं आया जी। अभी समय क्या हो रहा है? अब तो 10:30 बज चुके हैं, शायद 11 बजने वाले होंगे। तो किस तरह की दिक्कत है आपको? दिक्कत है, एक तो बुजुर्ग है ना, एक साइन करते ऊपर पहुँचाते, कभी नीचे पहुँचाते। बुजुर्ग लोग कैसे नीचे ऊपर चक्कर काट लेंगे, 10-10 चक्कर कटवाते हैं। कल आके एसी चलेगा, आज फिर एसी है, तो ये भी कमी करे ना, ये दूर।
सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि एक बार कर दे, बुजुर्ग होगा तो काम, और सास फूल, और ये मतलब जैसे हम जैसे लोगों का तो चल जाएगा जैसे तैसे। जो बेचारे थे ना ये बुजुर्ग, ये भी कल आए थे, चक्कर कैसे काट लेंगे ये जीने के ऊपर नीचे के, तो ये कमी दूर करे बस सबसे मेन तो। उत्तराखंड का स्वास्थ्य विभाग पहले से ही बदहाली के आंसू रो रहा है। वहीं आपको आज हम ले चलेंगे गांधी शताब्दी हॉस्पिटल, जहां पर डॉक्टरों का आने का समय 9 बजे का है, लेकिन डॉक्टर 11 बजने वाले हैं, लेकिन डॉक्टर अभी तक यहां पर नहीं पहुंचे हैं, जिसके चलते जो दूर दराज से लोग आते हैं उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना यहां पर जरूर करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लाइन यहाँ पर लगी है, लेकिन डॉक्टर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जरूर शासन प्रशासन पर भी खड़ा होता है कि हॉस्पिटल प्रशासन आखिर क्या कर रहा है कि 11 बजे तक भी अभी तक डॉक्टर नहीं पहुंचे हैं और 9 बजे का टाइम डॉक्टरों का बैठने का है। वहीं हम बात करने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों से जो यहाँ पर सुबह से लाइन लगाकर खड़े हुए हैं कि किस तरह की दिक्कत उनको यहाँ पर उठानी पड़ रही है। भैया क्या नाम है आपका? विक्रांत शर्मा सर। विक्रांत जी, किस समय के खड़े हैं आप यहाँ? सर हम तो 8 बजे आ जाते हैं, यहाँ पर पर्ची लगा लेते हैं और डॉक्टर लोग आते नहीं हैं। हमारा तो ठीक है, बुजुर्ग लोग हैं इधर जो खड़े हुए हैं, उनके लिए कम से कम अगर आप खुद 11-12 बजे आ रहे हैं तो सीटिंग अरेंजमेंट कर दीजिए। इतने सारे बुजुर्ग हैं खड़े हैं, कोई वापस चले जाते हैं, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने बताया कि अव्यवस्थाओं का यहाँ पर अंबार लगा हुआ है कि बैठने की व्यवस्था तक यहाँ पर नहीं है, बुजुर्गों को काफ़ी यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर यहाँ पर नहीं पहुँचते हैं और 11 बजे तक भी डॉक्टर नहीं पहुँचते हैं। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर स्वास्थ्य विभाग पर खड़ा है। कैमरामैन तिलक शर्मा के साथ धनराज गर्ग, जेके 24/7 न्यूज़, देहरादून। उत्तराखंड में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में जबरदस्त स्पीड देखी जा रही है। सरकार के प्रयासों और अपने प्राकृतिक सौंदर्य के चलते उत्तराखंड फिल्म जगत से जुड़े लोगों के लिए नया आकर्षण बन गया है। उत्तराखंड में फिल्म निर्माण के रूप में उद्योग के तौर पर स्थापित होने के लिए क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होना चाहिए, इन्हीं सब मुद्दों पर भजन सम्राट पद्मश्री अनूप जलोटा से बात की है हमारी संवाददाता विशाखा चौधरी ने। आइए देखते हैं। भारतीय संगीत की जब बात होती है और खासकर शास्त्रीय संगीत, आध्यात्मिक संगीत की जब बात आती है तो हमारे सामने अनूप जलोटा जी का नाम सामने आता है और पूरी देश और दुनिया में भजन सम्राट के नाम से विख्यात अनूप जलोटा जी इन दिनों उत्तराखंड में मौजूद है। अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए वो उत्तराखंड में इन दिनों आए हुए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उत्तराखंड में कितनी संभावनाएं इस समय आने वाले समय में संगीत को लेकर हैं और क्या उनका इस बारे में कहना है। उत्तराखंड स्वर्ग है, बहुत सुंदर स्थान है और यहाँ अब सरकार की ओर से भी फिल्म उद्योग को एक सब्सिडी दी गई है, एक मदद की गई है। तो जो फिल्म की लागत होती है उसका 20-25% सरकार दे देती है। तो सब यहाँ आएंगे ही, शूटिंग करेंगे, साथ साथ इतनी बढ़िया जगह मिल जाएगी शूटिंग करने के लिए, फैसिलिटीज, ऐसी लोकेशंस। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड बहुत जल्दी पूरे संसार के कोने कोने में प्रसिद्ध हो जाएगा। 8 से अधिक सर भाषाओं में आपने गाने गाए हैं, 1500 से अधिक आपने भजन गाए हैं और 40 साल का इतना लंबा आपका करियर रहा है। इतनी जो निरंतरशीलता है, इतनी जो कार्य करने की जो प्रगतिशीलता है, निरंतरता से आप कार्य करते रहे हैं, ये जो प्रेरणा है निरंतर आगे बढ़ने की, इसको लेकर सर ये कहाँ से प्रेरणा आपको मिली, इसके बारे में क्या कहेंगे? डिसिप्लिन जीवन में होना चाहिए। हमारे देश में जो योगा है, योगासन सारे संसार में इस तरह प्रसिद्ध हुआ है कि लोग अपने को और यंग फील करते हैं। मैं भी सुबह रोज योग करता हूँ, योगासन करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जो ये करेगा वो हमेशा जवान रहेगा। आपका जन्म नैनीताल में हुआ, इस संदर्भ में उत्तराखंड से आपका कितना लगाव है? उत्तराखंड बचपन से आते रहे। नैनीताल में जन्म हुआ, कहानी रोचक है। माता पिता नैनीताल घूमने आए थे, लखनऊ रहते थे, 2 आए थे, 3 वापस आ गए, जन्म हो गया। लेकिन नैनीताल से फिर प्रेम हो गया। नैनीताल में बहुत जाता रहा, अभी भी जाता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। कल आपने मुख्यमंत्री से बात की उत्तराखंड के, और किस तरह से आपको लगता है कि यहाँ की सरकार आने वाले समय में आर्थिक दृष्टि से, व्यावसायिक दृष्टि से किस तरह से कोऑपरेट कर रही है संगीत इंडस्ट्री को स्टैब्लिश होने में राज्य में? मुख्यमंत्री जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, आध्यात्मिक विद्वान भी हैं
उनकी बातों से लगा कि वो उत्तराखंड को शीर्ष पे पहुंचाना चाहते हैं कि सारे प्रदेशों में सबसे सुंदर प्रदेश उत्तराखंड है ही, और इसको एक उद्योग में, व्यापार में, संस्कृति में, हर चीज़ में वो इसको बिल्कुल शीर्ष पे पहुंचाना चाहते हैं और वो बहुत काम कर रहे हैं इसके लिए। आने वाली जो जनरेशन है, नई पीढ़ी है, उसको सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश है नई पीढ़ी के लिए कि डिसिप्लिन में रहिए, मेहनत कीजिए, शॉर्टकट्स में मत जाइए, जो भी काम कर रहे हैं उसको अच्छी तरह अध्ययन करके फिर फील्ड में आइए, आप देर तक स्थापित रहेंगे। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और किस तरह से हमने देखा कि उत्तराखंड में आने वाले समय में चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या संगीत इंडस्ट्री हो, उसको एस्टैब्लिश करने में सरकार जो है वो अपना पूरी तरीके से अदा कर रही है, और आने वाले समय में हम उत्तराखंड को फिल्म इंडस्ट्री में एक शीर्ष स्थान पर देखेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक शर्मा के साथ विशाखा चौधरी, JK 24/7 न्यूज़, देहरादून। लक्सर के पोड़ोवाली गांव के प्रधान संजय पोड़ोवाली और आधा दर्जन ग्रामीणों ने लक्सर क्षेत्र के ही रहने वाले तथा उत्तर प्रदेश में तैनात एक IPS अधिकारी पर यूपी में भूमाफियाओं से मिलकर रायसी खादर क्षेत्र की सैकड़ों बीघा भूमि पर अवैध रूप से कब्जे करने के आरोप लगाए हैं। ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने इस बाबत प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों को शिकायत पत्र भी भेजे हैं और शिकायतकर्ता प्रधान और ग्रामीणों का आरोप है कि IPS अधिकारी ने अपने पावर का इस्तेमाल करके उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे भी दर्ज किए हैं। इनका कहना है कि वे चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो। इन लोगों ने यह भी कहा है कि अगर सरकार ने कार्रवाई नहीं की तो उन्हें कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को मजबूर होना पड़ेगा। इसमें ये मांग है कि हम लोगों ने ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है और एक प्रार्थना पत्र हम लोगों ने दिया है। जो भूमाफिया इस तरह से भूमि कब्जाए हुए ग्राम सभा गिद्धावाली की, तो जनहित याचिका भी हम दायर करेंगे। उसमें हम वो जो भूमाफिया कब्जाए हुए हैं भूमि को उससे छुड़ाना चाहते हैं। वो राजस्व की हानि ग्राम सभा को कौन लोग हैं? ये जो लोग हैं ये केवल प्रदुमन सनोफ बच्चन सिंह अमरोहा के हैं और यशवीर सिंह जो जालौन में तैनात है पुलिस अधीक्षक, उनकी सह पर ये सारा काम हो रहा है। उनके रिश्तेदार भी हैं इसमें सम्मिलित हैं और ये 500 बीघे के लगभग फार्म बनाना चाहते हैं। तो हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हमें न्यायपालिका में विश्वास रखते हैं, अगर न्याय नहीं मिला तो पूरी ग्राम सभा पोड़ोवाली, गिद्धावाली, बादशाहपुर, खानपुर जो लोग इससे त्रस्त हैं, जो लोग इनसे परेशान हैं, क्योंकि वे बंजर भूमि ही नहीं, लोग गरीब किसान मजदूरों को भी डरा धमका कर ज़मीन कब्जाने की फिराक में हैं। इनके खिलाफ मुकदमा, इन्होंने झूठा मुकदमा कर दिया और हमारी ज़मीन कब्जा लिया और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। कौन लोग हैं शामिल? या इनमें शामिल यशवीर सिंह है जी, जो कुडी रायसी के जो हैं, ये जालौन में SSP हैं, ठीक है जी। इनकी इनके साथ हुई। कृषि कानून के विरोध में धर्मनगरी हरिद्वार के लक्सर में किसान संगठनों द्वारा 21 फरवरी को महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इस जानकारी में हरिद्वार में किसान संगठनों द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दी गई है और पत्रकारों को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष विकास सैनी ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों का विरोध इस तरह से कर रही है जैसे कि वह किसान नहीं चाइना से लड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार द्वारा लाए गए काले कानून का विरोध किसानों ने अपने लोकतांत्रिक अधिकार के अनुसार ही प्रदर्शन करके किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जब तक सरकार MSP पर गारंटी और अन्य मांगों को नहीं मानती तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। बहुत बड़ी किसान महापंचायत वहां होने जा रही है, उसी के माध्यम में आज ये प्रेस वार्ता उत्तराखंड इसमें हरिद्वार प्रेस क्लब में की गई है और आपके माध्यम से इस हरिद्वार की उत्तराखंड की प्यारी जनता से हम आह्वान करना चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो पूरे देश में 80% जो किसान है, जो आज भूखमरी की कगार पे है, कर्जे में दिन पर दिन डूबता जा रहा, उनसे सभी से हम आग्रह करते हैं कि वो लक्सर इस किसान महापंचायत में वो पहुंचे और किसान जो लड़ाई लड़ रहा इस आंदोलन को मजबूत करने का काम करें, इस सरकार की आंख खोलने का काम करें जो आज किसान के प्रति पूरी तरह से आंख नीचे बैठी, किसान को ये नहीं देख रही कि ये किसान भूखा है, इसके पास क्या कमी है। वो दिन पर दिन हर चीज़ों के रेट दुगने इन 7 साल में, फ्रिज, कूलर,
टीवी, गैस सिलेंडर, हर चीज के रेट 4 गुने हो गए और किसान की फसलों के रेट वही है जो के राजनीतिक दल हमारे संगठन में कोई, हमारा राजनीति से तो कोई मतलब ही नहीं है किसानों का। और वैसे पूरे हरिद्वार जिले की आम जनता जो किसान है वो कहीं किसी भी उससे संबंध रखता हो, जो किसान है वो आमंत्रित है। किसान की पूरी तरह से वो किसान की महापंचायत है, किसान महापंचायत है और किसानों से ही आह्वान किया जा रहा, अगर वो किसी भी दल से जुड़े हुए हम। महंगाई को लेकर कांग्रेस द्वारा देश भर में प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है और कांग्रेस नेताओं द्वारा भी महंगाई को लेकर सरकार पर लगातार जबानी हमले भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रुड़की में भी वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र चौधरी ने केंद्र सरकार को बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडरों पर लगातार दाम बढ़ रहे हैं, जिसने आम जनों की कमर तोड़कर रख दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार महंगाई को नियंत्रित करने में विफल हो चुकी है, इसलिए उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सरकार आम आदमी को लूटने का काम कर रही है। गैस सब्सिडी को धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है और गैस सिलेंडर के दाम आसमान को छू रहे हैं, जिससे घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है। प्रीतम सिंह जी इस पे कार्यक्रम जारी करने जा रहे हैं। हम जनता के बीच जाएंगे, कांग्रेस जाएगी। कांग्रेस जनहित के मुद्दे हमेशा से उठाती रही है और अगर कांग्रेस के समय में महंगाई हुई तो कांग्रेस ने उसका उचित तर्क भी दिया है और अपनी गलतियों को स्वीकारा भी है। ये तो महंगाई 3 गुना और ढीठ था 100 गुना। ये तो इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा धर्मेंद्र प्रधान को। और अगर मोदी जी ने इन्हें बर्खास्त नहीं किया, नहीं हटाया, किसी योग्य आदमी को नहीं बनाया तो ये तेल और गैस की कीमतें इस सरकार को ले डूबेंगी। 2 महीने में 150 रुपए से ज्यादा गैस सिलेंडर पर बढ़ा दिए। गैस सिलेंडर की सब्सिडी आज घट के 11 रुपए रह गई है। मैं तो धर्मेंद्र प्रधान के असफलताओं के आधार पर इस्तीफे की मांग करता हूँ। जनता के बीच जाएगी, जनता को समझाएगी कि भाजपा से सवाल करें कि आखिर वो कौन सा आधार है जो आप दुगने तिगने रेट पे जो है लोगों को तेल, पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस, दालें सब महंगी हो गई हैं और खाने का जो तेल है उस पर 1000 रुपये प्रति टीन तक रेट बढ़ गया 3 महीने में। जब लोगों की आमदनी घट गई है कोरोना काल में, सरकार मानती है जीडीपी -23 तक चली गई, तो ये महंगाई को जनता कैसे बर्दाश्त। ढंढेरा को नगर पंचायत बनाने के कैबिनेट के फैसले को लेकर कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वर्ष 2017 में हरीश रावत सरकार ने ढंढेरा को नगर पंचायत बनाने का फैसला किया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने 4 वर्षों तक इस फैसले को दबाया था और अब विधानसभा के चुनाव करीब आते ही सरकार ने ढंढेरा को नगर पंचायत बनाने की घोषणा दोबारा शुरू कर दी है। मालूम 2017 में 3 जनवरी 2017 में माननीय हरीश रावत ने इसको जो है नगर पंचायत का दर्जा दे दिया था। कैबिनेट में पास हो गया था, इसका गजट भी पास हो गया था। किन्हीं कारणों से, दिवेश के कारण या किसी कारण से ये सरकार इस फाइल को दबा कर बैठी थी, लेकिन अब इन्होंने, मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से मालूम हुआ है कि इन्होंने कल ये घोषणा की है। हालांकि जियो नहीं आया, अभी भी मैं सस्पेंस में हूँ कि अभी तक जियो नहीं आया, कि जियो आएगा बाकी की बात तो तब बताएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा खुश मैं इसलिए हूँ कि 2013 से मैं लगातार इसमें संघर्ष करता रहा हूँ कि ये नगर पंचायत बने और मेरी ही जो चिट्ठी थी उस पर माननीय हरीश रावत जी ने चिट्ठी पे लिख दिया था, डायरेक्ट चिट्ठी पे लिखा था कि ढंढेरा नगर पंचायत स्वीकृत। तो आज हर्ष का विषय है अगर ये बन जाती है, लेकिन दुख इस बात का है कि 4 साल बीतने के बाद अब जब चुनाव सर पाए हैं ये पार्टी ने इसकी जहां सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं शुरू की गई हैं, वहीं महिला सशक्तिकरण के लिए कई संस्थाएं भी कार्य कर रही हैं। ऐसी ही एक संस्था है डोईवाला की भाईचारा समिति। ये समिति भी पिछले काफी समय से महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही है और अपने इसी उद्देश्य को लेकर सर्व समाज भाईचारा समिति द्वारा डोईवाला में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं के बारे में महिलाओं को जागरूक भी करवाया गया। यही नहीं, कार्यक्रम में समाज में अच्छे कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता सागर मनवाल और उत्तराखंड क्रांति दल के नेता शिव प्रसाद सेमवाल भी मौजूद थे। समिति ने जो महिलाएं जिनका अहम रोल है समाज के विकास में, समाज की जागरूकता में, उन सभी मातृशक्ति को सम्मानित किया और डोईवाला में साथ ही हम लोगों ने उन सबको
तन मन धन से उनके साथ में खड़े होने का भी आश्वासन दिया है। और यहाँ पर महिलाएं काफ़ी जागरूक हैं और समाज में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं और साथ ही कुछ उद्यमिता के कार्य भी करना चाहती हैं। तो उसके लिए समाज में काफ़ी सारी स्कीम्स हैं SRLM के अंतर्गत, महिला समूह के अंतर्गत। तो इन कार्यों में भी इन महिलाओं का काफ़ी अच्छा रुझान है। तो जो भी समाज में जिन महिलाओं का आगे घर के बाहर निकल करके जिन महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम किया, उन्हें आज सर्व समाज समिति ने सम्मानित किया था। हमारी इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लाल भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उनकी जो सर्व समाज भाईचारा समिति है उसके माध्यम से वो महिलाओं को हमेशा एक अच्छा कार्य जो उनका हित होता है उसके लिए हमेशा प्रोग्राम करते रहते हैं। हमारे पास में मधु दीदी है और निश्चित रूप से ये जो महिलाओं के लिए जो आगे भविष्य के लिए जो महिलाओं के लिए एक आने वाली योजना है उनके बारे में जब 4 महिलाएं बैठती हैं निश्चित रूप से कोई न कोई निदान निकलता है और ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत ही सफलतापूर्वक कार्य है। समाज को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ महिलाओं का होता है और महिलाओं को चाहिए कि वो भी इसमें अपना पूरा रोल अदा करें। उद्यमेनी सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे ना ही सुप्तस्य सिंहस्य परिविशन्ति मुखे मृगा। जिस प्रकार से हम अगर घर में ही रहेंगे हम कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाने के, उसके लिए हमें बाहर ही निकलना पड़ेगा। कभी सोए हुए शेर के मुंह में हमने नहीं देखा कि हिरन अपने आप प्रवेश करता है। औरतों को उसी तरह महिलाओं को अपने आप मेहनत करनी होगी, तभी वो इस समाज में उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।